क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे मशीन कंट्रोल पैनल होते हैं और उनकी सहायक सामग्रियां क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो जो हमारे मशीन कंट्रोल पैनल में जो लगने वाले अवयव होते हैं, क्या क्या लगाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन हो रहा था। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारे इंडिकेटर, रिले और अदर कंपोनेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो पहला देखते हैं जो हमारा इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या काम करता है? जिस बल्ब या लैंप का उपयोग किसी भी वैद्युतिक राशि के वोल्टेज अथवा प्रक्रिया के प्रारंभ होने की सूचना देने के लिए किया जाता है, वह संकेतक कहलाते हैं। जो हमारे संकेतक होंगे, मतलब जो हमारा इंडिकेटर होगा, वो क्या काम करेगा? कोई भी चीज़ की उपस्थिति को दर्शाएगा। जैसे हमारी उस कंट्रोल पैनल में सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है, उन चीज़ों को वो चीज़ दर्शाता है कि हमारे मशीन कंट्रोल पैनल तक आ रही है और कोई भी मशीन चीज़ ऑपरेट हो रही है कि नहीं। इस कार्य के लिए हम क्या करते हैं, जो लैंप प्रयोग करते हैं वो 250 वोल्टेज पर काम करने वाले होने चाहिए। एसी में है तो 5 वाट, 60 वाट या 100 वाट के बल्ब प्रयोग करते हैं। यदि वो डीसी ऑपरेटेड हैं तो 24 वोल्ट से 6 वोल्ट तक ऑपरेट होने चाहिए और उनका वोल्टेज जो होता है 3 वोल्टेज तक होता है। यदि आदि के लिए पायलट लैंपों का प्रयोग किया जाता है और इनका प्रयोग हम पायलट लैंपों के थ्रू कर सकते हैं। अब जो हमारे ये लैंप होते हैं, ये नॉर्मल लैंप होता है, ये एलईडी होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी एलईडी को अलग अलग कॉम में लाया जा सकता है। जैसे हमारा अलग इंडिकेशन देना है, कोई अलग चीज़ इंडिकेशन दे रहे हैं, उनके लिए हम अलग अलग रिले का प्रयोग करते हैं। फिर हमारे जो होते हैं रिले होते हैं। अब रिले क्या काम करता है? रिले ऐसी युक्ति होती है, रिले एक ऐसी युक्ति होती है जिसको किसी भी वैद्युतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पे वोल्टता मान अथवा उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर दूसरे परिपथ को ऑन ऑफ कराती है। रिले जो होता है, अब क्या काम करेगा? रिले एक निश्चित समय के एक निश्चित धारा के मान पर उस चीज़ को ऑपरेट कराएगा। अगर हमारा रिले किसी भी मान पर सेट किया जाए, उससे पूर्व निर्धारित जो मान होता है उससे ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ चलती है या ज़्यादा धारा ले रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वो रिले का उपयोग होगा। रिले क्या काम करेगा? उस चीज़ को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट कराने का काम करता है। तो किसी भी परिपथ को ऑन या ऑफ करा सकता है उस धारा के नियंत्रण के मान पर। फिर जो हमारा रिले होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? पहला होता है थर्मल रिले। तो थर्मल रिले क्या होता है? इस प्रकार के रिले में रिले एनो तथा एनसी संयोजक प्रचालन ताप तंतु से प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर आधारित होते हैं। जैसे हमारे कुछ एक्टिव होम अप्लाइंसेस होते हैं, वो भी क्या काम करते हैं? हीटनेस के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, टोस्टर हो गया और एक्यूमुलेटर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया। ये चीज़ क्या होती हैं कि ये उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब वो बंद हो जाती हैं और टेम्परेचर कम हुआ तब वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर यह एक बायोमेट्रिकल स्ट्रिप द्वारा प्रचालित होती हैं। इसका प्रयोग एक थर्मोस्टेट के रूप में किया जाता है। अब जो हमारे थर्मोस्टेट होते हैं, हम इलेक्ट्रिक प्रेस में देखते हैं, पहले आते थे मैनुअल, उनको हमें बंद करना पड़ता था। फिर अब आते हैं फुली ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रिक प्रेस होते हैं, उनमें क्या होता है? बायोमेट्रिकल स्ट्रिप लगी होती है। अब स्ट्रिप जो होती हैं कुछ इस टाइप की होती हैं। पहले तो नॉर्मल कंडीशन में स्ट्रिप इस तरह होती हैं। जैसे रेटेड टेम्परेचर पर हमारा ये जो मान है वो आ जाता है जितना हमने सेट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगी? स्ट्रिप क्या हो जाएगी? यहाँ से थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, ऐंठ जाती है। जब ऐंठ जाएगी तो परिपथ को डिस्कनेक्ट करा देती है। जैसे ही डिस्कनेक्ट कराएगी तो वो परिपथ भंग हो जाएगा और हमारी सप्लाई उस चीज़ से मतलब गर्म होना बंद हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो घरों में लगा हुआ वाटर हीटर होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गए और जो हेयर ड्रायर हो गया और टोस्टर हो गए, इन चीज़ों में ये चीज़ें, ओवन हो गया, इन चीज़ों में ये चीज़ें लगी होती हैं जो थर्मोस्टेट के रूप में लगी होती हैं। जितना हम टेम्परेचर सेट करते हैं उतने ही टेम्परेचर पे ये काम करते हैं। उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो वो डिस्कनेक्ट कर देती है। ये कहलाती है थर्मोस्टेट स्विच।
या थर्मोस्टेट या थर्मल रिले बोल सकते हैं। इन चीज़ों का काम केवल ये होता है कि अगर थर्मल है तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करेंगी और वो परिपथों को कनेक्ट और डिसकनेक्ट कराएंगी। फिर दूसरा जो होता है वो होता है मैग्नेटिक रिले। मैग्नेटिक रिले जो होते हैं हमारे घरों आसपास में उपयोग होते हैं, हम कंपोनेंट में प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक रिले का प्रयोग करते हैं। वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में स्वचालित रूप को ऑन अथवा ऑफ कराने के लिए प्रयोग किए जाने वाले युक्ति चुंबकीय रिले कहते हैं। यह एक धारा नियंत्रक युक्ति होती है जो 12 और डीसी कॉइल आयरन की कॉइल लगी होती है, एक आयरन रॉड लगा होता है, एक एनसी संयोजक लगे होते हैं। अब जो जैसे कि हमारे घरों में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो होम अप्लायंसेस कहते हैं कि वो मतलब ऑटोमेटिक ही उस कंडीशन में चला गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, वो फुली ऑटोमेटिक है, वो खुद ही काम कर रहा है, हमें काम करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमारे घरों में लगा स्टेबलाइजर होता है, अगर वोल्टेज का मान कम या ज़्यादा होता है तो वो क्या काम करता है, स्वतः ही उस चीज़ को क्या करता है, एक परिपथ से दूसरे परिपथ को ऑन करा देता है। ये कहलाता है मैग्नेटिक रिले। अब ये डायग्राम बनाया गया है, ये काम कैसे करते हैं। अब जैसे ही हमारी ये 2 मार्गी होता है, ये एनसी होता है, ये एनओ होता है। अब जैसे ही हमारी क्या होती हैं, सप्लाई अगर है, सप्लाई क्या है तब ये हम यहाँ सप्लाई कनेक्ट करा के रखेंगे और इस पॉइंट से ये मेन कॉमन पॉइंट हो गया, यहाँ से हम ले जाके लोड कनेक्ट कर देंगे। लोड कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही हमारे पास सप्लाई है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, एनओ के साथ जुड़ जाएगी। एनओ के साथ जुड़ने पर ये सीधे एसी सप्लाई से काम करेगा और जैसे ही सप्लाई चले जाएगी ये डीसी बैटरी से ऑपरेटेड होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी से ऑपरेटेड है, जैसे ही सप्लाई जाएगी ये मैग्नेट, यहाँ से मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा और ये स्ट्रिप सीधे ऊपर की ओर चली जाएगी और ये बैटरी से प्रचालित होने लगता है। जो यूपीएस सिस्टम होते हैं वो इसी प्रकार काम करते हैं। हम यहाँ पास से एसी सप्लाई से पहले प्रचालित करेंगे तो ये यहाँ से एसी कॉइल जाएगी, जो भी जितने वोल्ट की एसी सप्लाई होगी। जैसे कि यहाँ से हम एसी डाल रहे हैं तो एसी, यहाँ से बैटरी ऑपरेटेड है, यहाँ से जो भी कॉइल होगी, जैसे 6 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है कॉइल है, तो उतने वोल्ट की हम कॉइल को लगाएंगे और वहाँ पास ले जाके उस चीज़ को क्या कर देंगे, ऑपरेट कराएंगे। जब तक लाइट रहेगी तो ये चीज़ ऑपरेट होती रहेगी, ये मैग्नेट बनाता रहेगा और स्ट्रिप को चिपका के रखेगा तो एसी से कनेक्ट होती रहेगी। जैसे ही लाइट चलेगी ये डीसी कनेक्टेड हो जाता है। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिले होते हैं वो कुछ उन पे 5 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल एक साइड होते हैं, 2 टर्मिनल एक साइड होते हैं। उनमें से एक एनओ होता है, दूसरा एनसी होता है और ये दोनों कॉइल के होते हैं, जो कॉइल लगी होती है C1 C2 और ये मेन टर्मिनल होता है। तो अगर हमें एनओएनसी से बैटरी ऑपरेटेड कराना है, इन्वर्टर, हमें कोई भी काम ना करना पड़े, जैसे ही लाइट जाए तो ये बैटरी से ऑपरेटेड हो, जैसे सप्लाई आए फिर से सप्लाई से ऑन हो जाता है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक एसी के टर्मिनल इधर और डीसी के टर्मिनल बैटरी वाला इधर और जो ये वाला टर्मिनल है कॉइल टर्मिनल, इनमें हमें सप्लाई देनी पड़ेगी जो एसी सप्लाई आ रही है और ये मेन टर्मिनल जहाँ से हमें लोड लेना है। तो जब तक बैटरी रहेगी तो एनओ से कनेक्ट रहेगा और जैसे ही सप्लाई जाएगी वो बैटरी से कनेक्टेड हो जाएगा। ये होता है। इसमें अब मैग्नेटिक एक कॉइल लगी होती है, एक कॉइल होती है, आयरन रॉड होता है, एनओएनसी ये संयोजक होते हैं। नॉर्मली कंडीशन में क्लोज होता है, नॉर्मल कंडीशन में ओपन होता है और ये स्प्रिंग लगी होती है जो इसके बैलेंस को बना के रखती है। अगर ये स्प्रिंग नहीं लगी होगी तो इधर ही रह जाएगा, बैलेंस ऊपर की ओर नहीं बन पाएगा। फिर तीसरी चीज़ होती है ओवरलोड रिले। अब ओवरलोड रिले क्या होता है, इस प्रकार के रिले जो होते हैं मैग्नेटिक रिले के समान ही होते हैं। इसमें कॉइल तथा लौ रॉड इस प्रकार बनाया जाता है कि पूर्व निर्धारित मान की अपेक्षा लोड अधिक धारा मान बढ़ जाने पर वह उत्तेजित हो जाते हैं। जो ऐसे हमारे ट्रांसफार्मर हो गए, स्टार्टर हो गए, जो स्टार्टर होते हैं, जो हमारे घरों में स्टार्टर लगे होते हैं, मशीन को ऑपरेट, जो घरों में मोनोसेट पंप होते हैं उनको चलाने के लिए हमारे जो स्टार्टर लगे होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, ओवरलोड रिले लगाते हैं। जैसे ही वो ओवरलोड रिले उस रेटेड धारा से अधिक मान वाली धारा तक पहुंचता है तो क्या होता है, पूरा डिस्कनेक्ट करा देता है। जैसे वो डिस्कनेक्ट करा देगा और हमारे जो एनसी संयोजक होते हैं वो बंद हो जाते हैं। एनसी संयोजक जब बंद हो जाएंगे तो सप्लाई को मोटर को ऑपरेट कराना बंद कर देते हैं।
तो अधिक धारा मान बढ़ जाने पर वो NO संयोजक पूर्व कर देते हैं। 3 फेज सप्लाई को ओवरलोड रिले को प्रयोग किया जाता है। जो 3 फेज सप्लाई होगी वहाँ हम प्रयोग करते हैं। एक ही साथ तीनों स्ट्रिप को जोड़ती है और किसी भी फेज के मान पर बढ़ जाने पर तीनों डिस्कनेक्ट करा देता है। यह विद्युत प्रणाली में 100 एम्पीयर से 300 एम्पीयर तक की धारा को कनेक्ट व डिस्कनेक्ट कराने के लिए प्रयोग की जाती है। तो हमारी ये होती है ओवरलोड रिले। जो हमारी मोटरें होती हैं, अगर किसी भी एक फेज में कम मान हो गया है, ज़्यादा करंट जा रहा हो, क्या करें, सीधे डिस्कनेक्ट करा देती हैं। ये होती हैं ओवरलोड रिले। जो हमारे स्टार्टर होते हैं, जैसे स्टार डेल्टा हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, DOL हो गया, इस प्रकार के जो स्टार्टर होते हैं उनमें ये चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। अब जो इन रिलों की कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये रिले क्यों प्रयोग किए जाते हैं, क्या क्या खासियत होती है इनकी, ये देखते हैं। ये युक्ति निर्धारित वोल्टेज पर ही प्रीसेट धारा मान पर ही कार्य करती है। अगर हमने प्रीसेट मतलब जैसे हमने 10 एम्पियर सेट किया तो 10 एम्पियर पर ही काम करेगी, ना कम पर ना ज़्यादा पर। ये प्रीसेट सिस्टम होता है। अगर इससे ज़्यादा धारा होती है तो वो डिस्कनेक्ट कर दे। इसके द्वारा हम वैद्युतिक उपकरण की निम्न वोल्टेज 6 से 12 वोल्ट DC पर ही ऑन ऑफ किया जा सकता है। जो वैद्युतिक उपकरण निम्न वोल्टेज मतलब 6 वोल्ट से 12 वोल्टेज DC पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें नहीं किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता। इस युक्ति की सहायता से किसी से वैद्युतिक उपकरण को रिमोट कंट्रोल द्वारा प्रचालित कर सकते हैं। अगर ये उपकरण है, हम इसमें रिमोट कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे तो इसको हम आसानी से प्रचालित कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है मैग्नेटिक क्लच। अब ये क्या करता है, यह एक वैद्युतिक चुंबकीय युक्ति होती है जिसका उपयोग DC मशीनों का प्रचालन इकाइयों को लीवर और प्लंजर को जकड़ कर रखने के लिए प्रयोग करते हैं। अब जो हमारा मशीन होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अगर स्टार्टर खोल के देखा, उसके कॉन्टैक्टर में एक नीचे साइड एक मैग्नेट लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो क्या करता है, जैसे सप्लाई आती है उसको ऊपर की ओर ले जाता है, या नीचे है तो कॉन्टैक्ट को नीचे लेके आता है। वो तीनों को उसे प्लंजर बोला जाता है। वो प्लंजर क्या काम करता है, किसी भी परिपथ को जकड़ के रखने का काम करता है। अब पहला होता है DC ऑपरेटेड, दूसरा होता है AC ऑपरेटेड। DC ऑपरेटेड क्या होता है, इस प्रकार के वैद्युतिक चुंबक को विद्युत सप्लाई पर कार्य कराते हैं। जैसे ये अब हमारा ये एक क्लच हो गया। अब ये क्या कर, जैसे ही हम इसमें DC सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगी, इन दोनों को ऐसे पकड़ के रखेगा, और जब तक पकड़ के रखेगा जब तक सप्लाई रहेगी। जैसे सप्लाई डिस्कनेक्ट हुई, ये पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। ये कहलाते हैं। अगर हम DC स्टार्टर का प्रयोग कर रहे हैं, DC स्टार्टर जो होगा, हम यहाँ पास एक NVC लगाए हैं, ये हमारे ये लीवर है। अब हम धीरे धीरे DC मोटर को स्टार्ट कराएंगे, और यहाँ पास ये जो NVC लगी है इसे NVC बोला जाता है, नो वोल्ट कॉइल बोला जाता है, यहाँ लगी होती है। जैसे ही सप्लाई रहेगी तब तक ये पकड़ के रखेगा लीवर को, और जैसे ही सप्लाई जाएगी पूरा अपने प्रीसेट मान पर आ जाता है। विद्युत चुंबक की कॉइल को 220 वोल्ट DC देने पर ही वो लॉक और चुंबक बन जाती है। इसके सामने आने वाली वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है, परंतु सप्लाई फेल हो जाने पर यह तुरंत पुनः ही क्या करती है, अपनी पूर्व स्थिति में उसको पहुंचा देती है। अगर हमारी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई तो फिर से वो जाके वहीं छोड़ देती है। ये कहलाता है DC क्लच। अब देखते हैं जो AC होता है, AC क्लच क्या काम करता है उसके बारे में देखते हैं। ये होता है AC मैग्नेटिक क्लच। इसमें क्या होता है, इस युक्ति में एक बड़ी कॉइल के बीच में लेमिनेशन से 2 निर्मित खंड होते हैं जो लॉक और प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे लेमिनेशन से होते हैं, ये दोनों क्रोड हो गए। अब ये मैग्नेट कॉइल हो गई, इनमें इधर भी मैग्नेट। अब जैसे हम सप्लाई क्या करते हैं, ऑन कराते हैं, तो ये दोनों को पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ लेगा, और जैसे ही सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे पूर्व स्थिति में इसको ले जाकर छोड़ देता है। ये 2 खंडों वाली होती हैं। इससे हम AC सप्लाई देकर ही ऑपरेट कराया जा सकता है। अब जो हमारे AC सप्लाई हो गई तो इस पर मतलब इस सप्लाई पर ही ऑन करता है। फिर अब हमारा दूसरा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो टाइमर होता है। तो कुछ वैद्युतिक प्रणालियों की आवश्यकता के हेतु वह निश्चित समय के पश्चात ही स्वतः ही ऑफ हो जाता है। टाइमर प्रणाली के अंतर्गत सेट किए हुए समय के पश्चात लोड पावर सप्लाई को प्रदान करना बंद कर देता है। वैद्युतिक परिपथ में टाइमर प्रयुक्त करने से शक्ति हानि कम होता है। अब जो टाइमर होते हैं वो मोस्टली हम कहाँ लगाते हैं, जो हमारे ऐसे कंपोनेंट पे लगाते हैं जहाँ हमें काम करना में आसानी नहीं होती, मतलब उसको ऑपरेट करने में आसानी नहीं होती, वहाँ हम क्या करते हैं, उन टाइमरों का प्रयोग कर देते हैं। जब टाइमर जो होगा उसका हम प्रयोग कर देंगे
करेंगे तो वो क्या होगा, उस कुछ टाइम बाद, जैसे ही कुछ टाइम हुआ वो क्या होगा, वहाँ से उस मान को रीसेट करेगा और रीसेट करके कुछ समय, जितना समय सेट किया है, जैसे हमने 2 मिनट सेट किया, वो 2 मिनट बाद वो क्या कर देगा, पुनः से ही वो उसको मतलब बंद कर देगा सप्लाई। जैसे हमारा स्टार मोटर को हम चला रहे हैं, अब हमें मोटर को ऑपरेट करना है स्टार और डेल्टा दोनों में, तो हम क्या करें, सेमी ऑटोमेटिक बनाना है, तो सेमी ऑटोमेटिक का पूरा कंट्रोल पैनल बनाए, उसमें एक टाइमर लगा देते हैं। टाइमर लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम पुश बटन एक बार स्टार्ट कर देंगे, मोटर उसी कंडीशन में स्टार में चलेगी, कुछ जितना टाइम सेट होगा वो फिर डेल्टा पोजीशन में चली जाती है, उसमें फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता। अब हमारा जो ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ से आउटपुट सिग्नल देंगे, इनपुट सिग्नल और इनपुट एलिमेंट लगा देंगे। यहाँ कंट्रोल पैनल जो भी लगाना है, स्टार्टर लगाना है, कुछ भी लगाना है तो वहाँ पास लगा देंगे। फिर उसके बाद टाइमर लगा देते हैं, लोड लगा देते हैं और आउटपुट लगा देते हैं। ये कंट्रोल पैनल ये सेट करता है ये टाइमर के अकॉर्डिंग, जैसे हमने 2 मिनट इसका टाइम सेट कर दिया कि 2 मिनट में ये सीधे डेल्टा पोजीशन में चली जाएगी, तो डेल्टा वो 2 मिनट में कंट्रोल पैनल को ले जाके डेल्टा में छोड़ देगी। या कोई भी उपकरण जैसे हमें देखना है कि 2 सेकंड तक, 2 मिनट तक ये चीज़ रहनी चाहिए, 2 मिनट तक जैसे ही वो चीज़ ऑन रहेगी फिर उसके बाद तुरंत ही बंद हो जाती है। अब जो टाइमर होते हैं वो कुछ बेस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। पहला बेस होता है तकनीकी के आधार पर केमिकल होता है, थर्मल होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। केमिकल का मतलब इसमें कोई 2 रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन कराएंगे तब ये टाइमर ऑन होगा। थर्मल मतलब ये तापमान पर आधारित होता है, ये थर्मल तभी ऑन होगा। मैकेनिकल मतलब इसमें यांत्रिकी एक लीवर के अकॉर्डिंग टाइमर होगा, उसमें समय सेट करेंगे उसके बाद ये काम करना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर जो होता है वो मोस्टली हर जगह प्रयोग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होता है, जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन हो गई, बहुत सी सारी उपकरण हो गए, वो क्या करते हैं, जैसे हम अब वहाँ पर हमें भूल गया कि हमें करना क्या है, हमें उस चीज़ को कितने टाइम तक ऑपरेट है, आप इलेक्ट्रॉनिक टाइमर लगा हुआ तो उसको टाइम सेट कर दीजिए, वो अपने आप ही उतने समय बाद वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से बंद पड़ जाता है। फिर जो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कैसा होता है, प्रचालन के अकॉर्डिंग जो होते हैं कुछ टाइप के होते हैं, जैसे ऑन टाइमर हो गया, ऑफ टाइमर, रिपीटेशन टाइमर, सीक्वेंसिंग टाइमर। पहला ऑन टाइमर का मतलब है जब इसमें हम सप्लाई देंगे तब ये ऑन कंडीशन में आएगा, मतलब जब इसका टाइम उस मान पर पहुंच जाएगा उतने, जैसे हमने 1 सेकंड या 2 मिनट सेट किया उसके बाद ये क्या होता है, ऑन होता है। ऑफ टाइमर जब हमारा उतने टाइम पर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। रिपीटेशन टाइमर का मतलब है कि अब वो टाइमर बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार टाइमर को, मतलब एक बार हमने सेट किया कि 2 मिनट तक चलेगा, फिर वो क्या करेगा, 2 मिनट बंद रहेगा, फिर से 2 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे रिपीटेशन। सीक्वेंसिंग टाइमर का मतलब होता है हर एक चीज़ सीक्वेंस में, जैसे सीक्वेंस है, अब वहाँ पास हम क्या कर दिए, को सीक्वेंसिंग को हमने लगा दिया सीक्वेंस टाइमर। पहला टाइमर ये ऑन हुआ, फिर दूसरे 2 मिनट चलेगा, तीसरा 3 मिनट चलेगा, फिर ऐसे वो सीक्वेंसिंग टाइमर कहलाते हैं। फिर अब हम पढ़ते हैं जो लिमिट स्विच होती है। लिमिट स्विच कैसे काम करती है, ये एक सामान्य प्रकार की पुश टू ऑफ स्विच होती है, मतलब पुश करने पर ये बंद हो जाती है और जब पुश ऑन रहेगा तो वो ऑन कंडीशन में रहेगी, दबाने पर ये बंद हो जाती है। इसमें मिक्सर ग्राइंडर या स्प्लिटर, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग आदि मशीनों में प्रयोग किया जाता है। इन मशीनों की यांत्रिकी प्रक्रिया को संपन्न कराने के पश्चात ही ऑफ करने का प्रयोग होता है। जैसे ही कोई भी प्रोसेस ख़त्म होती है वो ऑफ करा दें। जैसे हमारी जो मशीन है स्प्लिटर चल रहा है, मतलब ये चीज़ चल रही है, अब हमारी मशीन यहाँ तक आती है, जैसे हमारा प्लेट बाय प्लेट मोटर चल रही है, अब यहाँ तक हमारी मोटर आई, अब यहाँ पर हमने लिमिट स्विच लगाई, जैसे पुश टू ऑफ, कौन सी स्विच, पुश टू ऑफ। जैसे इस स्विच को क्या करेगी, पुश करेगी, इसको पुश करेगी ले जाके, ये स्विच ऑफ करा देगी और कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करा देती है। जैसे कि अब हमारे हैविंग लोड यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, यहीं तक ले जाना, ऊपर नहीं जाना चाहिए, मोटर हमारा जब तक यहाँ तक ले जा सकते हैं, यहीं तक जाना चाहिए, तो हम उस चीज़ को भारी को यहाँ तक ले जाएंगे। ये पुश टू स्विच ऑफ बटन जो है उस पर टच होगी, जैसे वो उसको पुश कर देगी तो वो पूरी सिस्टम बंद कर देगा, वहीं पास उस चीज़ को रोक देता है। वैद्युतिक कंट्रोल पैनल में किसी भी प्रक्रिया की एक सीमा तक संपन्न कराने के पश्चात मोटर ऑफ करने के लिए हम लिमिट स्विच का प्रयोग करते हैं। ये हमारी लिमिट स्विच होती हैं, इसे बोला जाता है पुश टू ऑफ स्विच। पुश टू ऑफ स्विच में हम क्या करते हैं, जैसे ये लीवर पुश होगा तो ये स्विच क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। जो स्विच होती है ये कुछ ऐसी लगी होती है, जैसे इसमें क्या होगा, ये पुश होगा ये ऑफ कर देगा, या तो लीवर ऑपरेटेड ऐसा होगा। कई टाइप के होते हैं जो लीवर ऑपरेटेड कर सकते हैं। फिर होता है एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर।
अब जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर होता है वो क्या काम करता है, कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त कंट्रोल युक्तियों का प्रचालन निम्न वोल्टता 24 या 6 वोल्ट पर संपन्न किया जाता है, जबकि आपूर्ति वोल्टेज जो होता है कितना रखा जा सकता है, 3 जो हमारी सप्लाई वोल्टेज होती है 440 और 230 वोल्टेज हो सकते हैं। इसे अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके हम कंट्रोल ट्रांसफार्मर के प्रयोग करके इसको आसानी से प्रचालन किया जा सकता है। तो जो हम अब हमारी जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारे कंट्रोल कंपोनेंट जो होंगे वो काम नहीं करेंगे। उन कंट्रोल कंपोनेंट अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे जो इंडिकेटर लगे हैं, वोल्ट मीटर, जो भी मीटर्स लगाए गए हैं वो काम नहीं करेंगे। उनके लिए हम क्या करते हैं, वो सप्लाई वोल्टेज पर वो तो वर्क नहीं कर सकते, उन सप्लाई वोल्टेज को हम क्या करते हैं, अपचयी ट्रांसफार्मर लगा के कुछ कम करते हैं। जैसे हमें 24 वोल्ट चाहिए 24 वोल्ट करते हैं, और 6 वोल्ट चाहिए तो 6 वोल्ट में ऑपरेट कराते हैं। अगर वो एसी से ऑपरेट होने वाले तो एसी ऑपरेट कराते हैं, अगर डीसी से ऑपरेट कराना है उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी सप्लाई को चेंज करते हैं। जब उस सप्लाई को चेंज करते हैं तो वो क्या होगा, फिर डीसी ऑपरेटेड है तो डीसी, उसके लिए हम क्या करते हैं, डीसी बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। अगर हमें एसी चाहिए तो हम एसी लेंगे, अगर डीसी से चलने वाले कंपोनेंट है तो हम डीसी प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारा एक ट्रांसफार्मर हमने लगाया है, यहाँ से हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर बना लिया है। फुल वेव रेक्टिफायर बनाने पर हम यहाँ पास जितना हमें वोल्टेज चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, 24 वोल्ट चाहिए, और जितना भी वोल्टेज चाहिए, अगर ये 12 का ट्रांसफार्मर है तो इन दोनों जोड़ के 24 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, अगर 12 और 0 में लगाएंगे तो 12 जीरो हो जाएगा। तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, अपचयी ट्रांसफार्मर लगा के उस वोल्टेज को कम कर लेते हैं और वहाँ से लगे हुए कंपोनेंट को कनेक्ट करा देते हैं, जिससे हमारे कंपोनेंट चलने लगते हैं और कंट्रोल पैनल जो हमारा है सामान्य रूप से कार्य करने लगता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।